स्कॉलरशिप दी गई। और ये 2013-2014 में जो अभी खत्म हुआ है 31 मार्च 2014 में, उसमें 81 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है। अब जो बेनिफिशियरीज हैं 6 सालों के अंदर, उन 6 साल में जो बेनिफिशियरीज हैं उनकी तादाद तकरीबन जिस तेजी से बढ़ी है 3 करोड़ तक पहुंच गई, यानी 2,95,23,483 बच्चे स्कॉलरशिप इस मुल्क में माइनॉरिटीज के मुसलमानों के स्कॉलरशिप हासिल कर चुके हैं। और मैं समझता हूं कि अगर यूपीए 3 आ गया तो ये 6 साल के अंदर हमने 3 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाई है। इंशाल्लाह हर साल 3-3 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। बिल्कुल उसी तरीके से आप ये देखिए कि जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपसे इजाजत ली, मैं तफसील से बताऊं आपको। तो जो पहले साल 2008 में स्कॉलरशिप दी गई थी 24 से 42,000 बच्चों को, उसमें उनको दिया गया 51 करोड़ रुपया। 2009 में 198 करोड़ रुपया दिया गया स्कॉलरशिप के अकाउंट में अकलियतों के बच्चों को। 2010 में 449 करोड़ रुपया दिया गया। 2011 में 784 करोड़ रुपया दिया गया। 2012 में 1,094 करोड़ रुपया दिया गया। 2013 में 1,294 करोड़ रुपया दिया गया और 2014 में 1,543 करोड़ रुपया दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब मजमूई एतबार से तकरीबन 5,494 करोड़ रुपया इस साल के फाइनेंशियल ईयर के अख्ताम तक मुसलमान बच्चों को दिया जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मसला ही था कि मुसलमान माली एतबार से कमजोर हैं और वो बड़े कारोबार में उनकी पहुंच नहीं है, लेकिन छोटे कारोबार वो कर सकते हैं। और इस बात की आरबीआई की रूलिंग है और आरबीआई के हवाले से मैं आपको बात कर रहा हूँ। और प्राइम मिनिस्टर ने उसको खास तौर पर फोकस किया। और प्राइम मिनिस्टर जैसे सेकुलर माइंडेड इंसान हमने बहुत कम लोग देखे। जब हमारी मुलाकातें हुई बड़ा उनका पॉजिटिव अप्रोच थी। और ये जब हमने उनके सामने कोई डिमांड रखी तो उन्होंने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे। दोबारा तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उस पर अमल हमने आंकड़ों के अंदर और जो मिनिस्ट्री की रिपोर्टें आई, जिस तरीके से अमाउंट बढ़ाया गया, जिस तरीके से हमको शामिल किया गया, वो साफ जाहिर है कि हमारी एक मीटिंग के अंदर हमारी जो मुलाकात थी वो कामयाब रही और हमारी डिमांडों का अमली तौर पर उन्होंने कबूल किया। बैंक जो लोन देता है कारोबारी लोगों को कारोबार करने के लिए, तो आरबीआई की रूलिंग ये है कि माइनॉरिटीज को लोन दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर लोन और अपना स्मॉल बिजनेस लोन फॉर रिटेल ट्रेड, प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इस तरीके से जो भी एजुकेशनल लोन है, इस तरीके की जो तमाम स्कीमें थी, उन स्कीमों के लिए तरजीह दी गवर्नमेंट ने कि 40 अगर 100 रुपये दिए जाएंगे तो प्रायोरिटी सेक्टर जो जिसको मैंने आपको बताया उसमें 40% लोन उसमें दिया जाएगा। 100 में से 40 रुपये उनको दिए जाएंगे। और प्रायोरिटी सेक्टर को एक बहुत बड़ा तारीखी कदम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और यूपी सरकार ने ये उठाया कि प्रायोरिटी सेक्टर को 15 पॉइंट प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। और 15 पॉइंट प्रोग्राम में शामिल करने का मतलब ये है कि जितना भी लोन दिया जाएगा उसका 15% माइनॉरिटीज को और मुसलमानों को भी दिया जाएगा। आइए हम आपको बतलाते हैं कि किस तरीके से हमको लोन दिया गया। ये जो माइनॉरिटीज को लोन दिया गया वो 58,000 टोटल जो लोन दिया गया वो 2007-2008 में तक 58,662 करोड़ रुपये था। और उसमें हमारा परसेंटेज नहीं दर्शाया गया था, लेकिन उसमें भी हमको 10% मिला। फिर जब 12वें प्लान के अंदर इसको 15 पॉइंट प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया तो आप ही देखिए टोटल अमाउंट 1,83,072 करोड़ रुपया, जो कि 14% ये टोटल अमाउंट हमको मिला है। ये पूरा जो लोन हिंदुस्तान में दिया गया है उसका लगभग 14% है। 1,83,072 करोड़ रुपया ये 14% है।
यानी 15% के लक्ष्य तक हम करीब करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। आइए थोड़ी सी बात, हमने गुजरात गवर्नमेंट की तरफ इशारा किया था, गुजरात मॉडल की तरफ इशारा किया था, और हमने ये भी इशारा किया था कि यूपीए सरकार हमेशा इंक्लूजन पर यकीन रखती रही है, और उसका मकसद और उसका अमल ये रहा है कि तमाम लोगों को शामिल करके तरक्की की जाए और इस देश में तरक्की हो। अब हम गुजरात में भी के डेवलपमेंट के मॉडल के ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। गुजरात डेवलपमेंट क्या है? गुजरात डेवलपमेंट ये है कि हकीकत में गुजरात का मॉडल ये है कि चंद कारपोरेट के घराने खूब तरक्की करें और आवाम भले 85% 90% परेशान रहे, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। आज गुजरात में जो शहरी इलाके हैं, अर्बन एरियाज हैं, उसमें 100 में से 43% यानी 43% मुसलमान शहरी इलाकों के अंदर भूखमरी का शिकार है। यह है गुजरात का मॉडल। और उनको ये पता नहीं कि हमको जो डिसेंट फूड है वो हमको कब मिलने वाला है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में उनको यकीन नहीं है। तो जो 20वीं सदी के चैलेंजेस का सामना कर रही है, अभी तक सामना कर रही है, वो 21वीं सदी में कदम रखने के क्या सोच सकती है गुजरात में मुसलमान कम्युनिटी? बिल्कुल इसी तरीके से आप देख लिए, आउट ऑफ स्कूल बच्चे यानी 100 में 6 साल से लेकर 17 साल तक की उम्र के बच्चे, ये 2007 और 2008 का डेटा है प्लानिंग कमीशन का। अब मैं समझता हूं कि इसमें और बदतरी आई होगी, बेहतरी की कोई उम्मीद अभी तक नजर नहीं आई है। क्या है वो तो अल्लाह के इल्म में है, लेकिन गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट ये बात कहती है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे कितने हैं? आउट ऑफ स्कूल बच्चे 38% बिहार के अंदर है मुसलमान, 37% यूपी के अंदर है, और तकरीबन 36% बिहार में है, वो गुजरात के अंदर है। तो गुजरात और यूपी और बिहार, जो स्टेटस हमारा यूपी में है और जो स्टेटस हमारा गुजरात के अंदर वो बिहार में है, वही स्टेटस हमारा लगभग गुजरात के अंदर है कि हमारे बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं। और जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि वो पंक्चर की दुकान के ऊपर काम कर रहा होगा, या किसी के घर में पोछा लगा रहा होगा, या किसी की गाड़ी साफ करने का, क्लीनिंग का काम कर रहा होगा, या किसी कार के सर्विस स्टेशन के ऊपर होगा। इससे ज्यादा को तस्वुर नहीं किया जा सकता है। बात याद रखिए, जो बच्चा आउट ऑफ स्कूल। चीफ मिनिस्टर थकते नहीं है कि गुजरात मॉडल, और हमारे पास बाहर का निवेश आ रहा है, बाहर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये भी आरबीआई की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। आरबीआई तो से ज्यादा अथेंटिक और क्या डेटा हो सकता है जो फाइनेंशियल डेटा हो। गुजरात की गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारा मॉडल डेवलपमेंट का हमारा मॉडल है, और इस मॉडल को पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू करना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि जो जहां इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्ट करने से पहले सोचता भी तो है ना कि मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, और करना है तो क्यों करना है। पैसा लगाने वाला अपना नफा देकर ही तो इन्वेस्ट करता है पैसा। आइए 32% जो इन्वेस्टमेंट आया, एफडीआई का जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आया, वो 32% अकेले बंबई के अंदर आया, 19% दिल्ली में आया, बेंगलोर में 6% आया, चेन्नई में भी लगभग इतना ही आया, और गुजरात की स्टेट के अंदर सिर्फ 5% इन्वेस्टमेंट आया एफडीआई का। आप तसव्वुर कीजिए कि ये गुजरात का जो मॉडल है वो कहां से कामयाब मॉडल है। हाँ, अगर 32% बंबई के गुजरात में आया होता तो हम यकीन कर सकते हैं गुजरात डेवलपमेंट का मॉडल है। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं आप ये कहना चाहते हैं कि वो तमाम स्टेट जहां बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो पिछड़ कर हमारे यहाँ हमारे लेवल के ऊपर आ जाए। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये देखिए कि स्टेट की इनकम को
मैंने अभी इससे पहले कहा था आपको पूरे कंट्री की जो आमदनी है उसको मैंने बतलाया था कि 24,000 के लगभग 2004 में एक शख्स की आमदनी थी, जो कि बढ़कर 2013 में 70,000 के लगभग हो गई है। अब हम स्टेट के ऊपर आते हैं। स्टेट के अंदर आमदनी क्या है, कितनी है, यानी स्टेट में जो टोटल आमदनी हो रही है उसको उसकी आबादी पर और पॉपुलेशन के ऊपर डिवाइड कर दिया जाए तो एक शख्स की आमदनी कितनी निकलेगी। इसमें सबसे अच्छा जो ग्राफ है और परफॉर्मेंस है वो चंडीगढ़ की है, यानी एक शख्स की आमदनी सालाना तकरीबन 70,000 रुपया है, गोवा की 65,000 रुपया है, दिल्ली की 60,000 रुपये के लगभग है और हमारे गुजरात महाराष्ट्र की 30,000 रुपये के लगभग है, यानी तकरीबन 9वें-10वें नंबर के ऊपर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो गुजरात के मॉडल का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में जो स्टेट उनसे ज्यादा तरक्की कर रही हैं उनको पीछे कर दिया जाए, इसका मतलब ये होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये देखिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक इंडेक्स होता है कि जिसमें कि ओवरऑल जो इंडेक्स होते हैं डेवलपमेंट के उनको मर्ज कर दिया जाता है। ह्यूमन इंडेक्स का मतलब ये है कि उसकी सेहत, उसकी तालीम, उसके रोजगार, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक कम्युनिटीज यहाँ किस हद तक पूरी हो रही हैं। आइए 2002 में गुजरात जो था वो कितने नंबर के ऊपर था, 8वें नंबर के ऊपर था और 2009 में और 2008 के अंदर वो सन 2000 में वो 8वें नंबर के ऊपर था गुजरात और 2009 में 2008-2009 के अंदर वो 9वें नंबर के ऊपर पहुंच गया है। यानी वो स्टेट जो केरला और आसाम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, इसमें से बहुत सी स्टेट ऐसी हैं जिनके मैंने नाम गिनाए जो कि गुजरात से एक तरीके से आगे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप देख लीजिए कि हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी का शिकार जो लोग हैं उसमें सबसे कम जो भूखमरी का शिकार है वो पंजाब के लोग हैं, वो नंबर 1 के ऊपर है, केरला नंबर